नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। अब ये हमारा एक्चुअली पहला लेक्चर है, बट मैं इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से करवाती जाऊंगी आपको। ठीक है, तो शायद मैं लेक्चर नंबर ना भी लिखूं, बट आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये बहुत इजी है और 9th-10th में आ चुका है, बच्चों को पता होगा या रीड करके समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस चीज़ को मैं स्किप कर लूँगी। कोई सेंस नहीं बनता टाइम स्पेंड करने का इसके ऊपर। जो चीज़ या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है, या तो फिर एमआई वाली होगी। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं कि भाई केमिकल बॉन्डिंग होता क्या और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अब बहुत सीधी सी बात है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो एटम को या आयन को या दो से ज़्यादा एटम और आयन्स को बांध के रखता है और उसमें से हमें मिलता है केमिकल स्पीशीज, मतलब केमिकल कंपाउंड मिलता है हम लोगों को, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स, या सिंपल जैसे हम कहते हैं कि मम्मी और बच्चे के बीच का बॉन्ड जो होता है, ठीक है, दैट इज अ लवेबल बॉन्ड। तो बॉन्ड मतलब क्या होता है, प्यार। नॉर्मली तो अपन ये बोलते हैं ना कि जिसके साथ बनती है। अब आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चों के साथ थोड़ी आपकी बनती है, आपकी एक या दो के साथ बहुत जबरी बनती होगी, जो आप जिसका BFF कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो आपकी मतलब आपका जो बॉन्डिंग उनके साथ मैच करता है। ठीक है, बॉन्डिंग मैच करने का मतलब है कि तालमेल ना, सोच मैच करना, शैतानीपन है तो शैतानीपन मैच करना, या अगर स्टडी में अच्छे तो स्टडी बेस्ड आप लोग करते हैं। हम दोस्त वैसे बनाते हैं जैसे हम होते हैं, हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं, सीधी सी बात है। अब अगर हम शरारती होंगे तो दोस्त हम लोग कोई टॉपर तो रखेंगे नहीं हमारा, तो क्यों, क्योंकि उनके साथ की ट्यूनिंग मैच नहीं होने वाली है। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, जनरली केमिकल की अगर बात करते हैं हम लोग टेबल, ओके, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, इतने ही है ना। कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, ओके। अब अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करते हैं तो करोड़ों कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा नाम भी अपने को पता भी नहीं होगा, करोड़ों कंपाउंड्स हैं। तो महज 118 एलिमेंट से करोड़ों कंपाउंड्स कैसे बने, तो बट ऑब्वियसली उनके बीच का कुछ रिश्ता जुड़ गया होगा, जिस रिश्ते की वजह से उनके बीच में क्या बॉन्डिंग आ गई, बॉन्डिंग की वजह से उनका कंपाउंड बन गया और कंपाउंड को अपन यूज़ करते हैं। तो बेसिक फंडा तो यही है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो अब देखो बॉन्ड्स कभी भी नज़र नहीं आते। ठीक है, आज अगर मैं दो मैग्नेट अपने हाथ में लूँ और ये दो मैग्नेट को इमेजिन करूँ ना, ठीक है, दो मैग्नेट है और दो मैग्नेट को अगर मैं साथ में लेके आती हूँ तो मुझे पता है कि दोनों अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, होते हैं ना। ठीक है, तो वो जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या आपको वो बीच का वो फोर्स नज़र आता है क्या, नहीं, आप उसको फील कर सकते हो। ओके, यू कैन लाइक महसूस कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल को एक साथ रखो दो मैग्नेट के, तो आपस में रिपेल करते हैं, है ना, रिपेल करते हैं वो एक दूसरे दूर, तो अगेन वो एक दूसरे धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे दूर जाते हैं, तो अगेन वो आप फील कर सकते हो। जब आपके हाथ में दो मैग्नेट्स होंगे ना तो आप उसको फील कर पाओगे। ठीक है, तो सिमिलरली जहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग अपन को ऐसे देख नहीं पाते हैं, ये हम लोग सिर्फ फील कर पाते हैं। और आगे दूसरा पॉइंट आएगा कि इसको हम किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली मेन दो टाइप की रहेगी हमारे पास, एक रहेगी आयोनिक बॉन्डिंग और एक रहेगी हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको 10th क्लास में ये आई थिंक चैप्टर आ चुका होगा जहाँ पे आप लोगों ने आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। ठीक है, इसमें डिटेल में है वो हम आगे करने वाले हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल से मैं बता दूं, लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग में, आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर जो हम आगे आगे करते जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि चलो हम तो समझ गए कि भाई केमिकल बॉन्डिंग वैसे केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं ना। द पॉइंट इज दैट कि मैं बनाते क्यों हैं ना, रीज़न क्या है। देखो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होना चाहिए, ऐसे तो एवं ही हवा में तो चीज़ें चल लेने वाली। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। देखो सीधा हिसाब ऐसा है कि हर एक एटम जो होता है वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है अपने अंदर। आज अगर आप और हम भी है ना, तो बेसिकली अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ अवेलेबल है वो सब स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। आज आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्यों स्टडी करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा सेटल लाइफ चाहिए, अच्छी खासी इनकम हो, ठीक है, प्रोफेशन हमारा अच्छा हो जाए, हम लोग
सोसाइटी में नाम हो हमारा, दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, वो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं हमारी लाइफ में, इसके लिए हम अभी से मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जो भी आपके पेरेंट्स भी अभी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चों की लाइफ स्टेबल करनी है, सेटल करनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, उस तरीके से एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो भी खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी के कारण वो बॉन्ड बनाते हैं। अब वो बॉन्ड बनाने के तरीके अलग अलग हैं। आपके स्टेबिलिटी का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपके पेरेंट्स का अलग होगा, आपके नेबर्स का अलग होगा। ठीक है, किसी किसी को स्टेबिलिटी भगवान की प्रेयर में नजर आता है, किसी किसी को स्टेबिलिटी काम में नजर आता है, किसी को स्टेबिलिटी डांस में नजर आता है। लाइक देयर आर मेनी पॉइंट्स। तो उस तरीके से एटम्स की भी स्टेबिलिटी अटेंड करने की जो कोशिश होती है वो अलग अलग होती है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक कोवलेंट जो मैंने बताया आपको। ठीक है, वैसे बॉन्ड्स होते हैं। तो अब बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग का अप्रोच दिमाग में किसके आया ना, किसके दिमाग में आया ऐसी चीज़? तो भैया जी 2 महान पुरुष हमारे केमिस्ट्री में आए। ठीक है, और उनके दिमाग में ये आया था। तो अब ये महान पुरुष कौन है? एक है कॉसेल और दूसरे हैं लुइस। ठीक है, उनका ही अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग का। अब बात यहाँ पे ऐसा है बच्चा कि जब उन्होंने टेबल देखी थी, पीरियोडिक टेबल, और अपने आसपास के जो भी उनकी स्टडी थी, वो स्टडी के अनुसार उनको ये पता चला कि एक ग्रुप एलिमेंट्स का ऐसा है जो कोई पार्टिसिपेशन करता ही नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ना वो देते हैं, ना वो शेयर करते हैं, और उनको उन्होंने नाम दिया हुआ नोबल एलिमेंट्स या तो फिर इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो जो 18 ग्रुप चैप्टर 3 आपने किया है, को थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, जो 18 ग्रुप वाले थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ना, वो वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहीं पे कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जब इन सब कंपाउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, उनको स्टडी किया, तो उनको पता चला कि हर एक एटम जो है वो स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहता है बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट रूल। क्या कंप्लीट करना है उसको? ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्या कंप्लीट करना है उसको? ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है उसको। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्टेट मतलब होता है 8, मतलब कि किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में आ जाने चाहिए। फिर वो शेयर करेगा, लेगा, देगा, जैसे भी करके उसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप पे कंप्लीट करना है। ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है, वो आपस में एक रिलेशन बना लेते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, और उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये अप्रोच एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। अब बेसिकली ऐसा नहीं कि दोनों ने सेम साथ में मिलकर स्टडी किया था और थ्योरी बनाई थी। इन दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल थ्योरी दी थी, बट आगे जाके इनको कंबाइन किया। ठीक है, क्योंकि सारे जो केमिस्ट्री का जो बेसिकली स्टडी थी वो इनके ही बेसिस पे बेस थी, तो इसके लिए उनकी थ्योरी को कंबाइन किया गया। अब कॉसेल, जिनका नाम है वॉल्थर कॉसेल, और दूसरे हैं गिलबर्ट लुइस। ठीक है, अब वॉल्थर कॉसेल जो हैं 1880, 888, ओके, एंड 1956, तो इन्होंने जो बताया था अटेनमेंट कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस तरीके से एटम्स जो होंगे वो अटेंड करेंगे ऑक्टेट रूल, तो उन्होंने बताया था विद द हेल्प ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और गिलबर्ट लुइस जी ने ऑक्टेट रूल का जो अलग तरीका बताया वो बताया उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली उनका फंडा था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में कंप्लीट वीडियो आगे आएगा, थोड़ा अभी हल्के से आपको बता देती हूँ मैं। अब बेसिकली ये दोनों का फंडा वही है कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है और स्टेबिलिटी पानी है। ठीक है, तो वॉल्टर कॉसेल जी ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में काफ़ी बताया था, बट इस चैप्टर में हमें ज़्यादा जो स्टडी करना पड़ेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ज़्यादा स्टडी, डीप स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड के। आयोनिक में कुछ खास है नहीं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कुछ नहीं होता, तो वो तो खैर ठीक ही है। आगे जितनी भी और थियरीज आने वाली हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ओके, बैलेंस बॉन्ड थियरी, जितनी भी थियरी आएंगी वो सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए मेन अपने को कॉन्सेंट्रेशन कोवेलेंट बॉन्ड पे करना है। पर पहले आयोनिक बॉन्ड का थोड़ा आपको डिटेल दे दूँ, ठीक है, फिर अपन कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे वॉल्टर कॉसेल जी हमें क्या बताते हैं? वॉल्टर कॉसेल जी हमें ये बताते हैं कि जब आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अब देखो आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जो होते हैं, समझो एक और लाइन में ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, ठीक है,
ये एक लाइन हो गई। ये वाले जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ओके, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं अल्कली एलिमेंट्स, है ना, अल्कली एलिमेंट्स। और समझो ये वाले जो हैं लास्ट वाले, ये हैं हमारे ग्रुप 18, और इसके बगल में जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास ग्रुप 17। ठीक है, तो कौशल जी ये कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो ये होने वाली है, जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग कह रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखो तो आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मिलेंगे वो ग्रुप 17 वाले मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे हेलोजेंस। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रुप 1 में, जिसको हम कहेंगे अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कबाब में हड्डी है वो कौन है? वो है ग्रुप 18 नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये तो अपन ने टेबल बनाई है, बट अगर आप कनेक्टिविटी देखो इनकी, आप इनकी कनेक्टिविटी देखो तो कनेक्टिविटी कैसी हो रही है? कनेक्टिविटी यह है कि इनके पास भैया एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के हिसाब से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जो ग्रुप 18 वाले हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है, उससे ज़्यादा लाइक उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो ग्रुप 17 है हेलोजन वाले, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो देखा जाए तो -1 और +1 के बीच में जो आ रहा है वो इनर्ट गैस आ रहा है, जिसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 0 वैलेंसी। ठीक है, इसको ना लूज करना है ना गेन करना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एलिमेंट्स को ये वाला जो कबाब में हड्डी है ना उस तरीके से बनना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में, ठीक है, शादी कर पाएंगे, दोस्ती कर पाएंगे, जो करना कर पाएंगे। बट ये जब ग्रुप 18 की तरफ तरीके से बनना चाहेंगे तभी, वरना तो इन दोनों के बीच में ग्रुप 18 जो है वो तो एक लाइक बोल देना वो कबाब में हड्डी रहेगा। ठीक है, वो उनको जुड़ने नहीं देने वाला है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, वो अल्कली मेटल्स क्या करेंगे बेटा? वो अल्कली मेटल्स या अल्कली एलिमेंट्स, ठीक है, अल्कली एलिमेंट्स क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्या करेंगे? लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे कैटायन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और वी कुड से कि वो बन जाएंगे पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएंगे? वो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि बात करते हैं हम लोग Na, सोडियम। ठीक है, अब सोडियम के पास बच्चा 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ही हम लोगों को। बहुत बेसिक चीज़ करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281 बोहर जी के हिसाब से 9/10 में किया था। तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे पिछले वाले में 8 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई ये हुआ इसका न्यूक्लियस। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया इसका पहला शेल। ओके, फिर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा इसका दूसरा शेल। ठीक है, और ये है इसका तीसरा शेल। ठीक है, तो चलो, तो अब बेसिकली अगर हम देखें बेटा, तो ये तो है भैया न्यूक्लियस। चलो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ सोडियम के लिए सबसे अच्छा सौदा क्या है? 8 लाने हैं उसको अपने पीछे, इसके लिए सबसे अच्छा सौदा क्या है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, वो ज़्यादा आसान है, या इसकी जगह पर 7 इलेक्ट्रॉन लेके आए और फिर 8 बनाए? आप क्या करोगे? कम मेहनत वाला ही काम करेंगे ना। ठीक है, स्मार्ट वर्क इज कंपल, लाइक स्मार्ट वर्क से तो अपन क्वेश्चन हासिल कर पाएंगे। हार्ड वर्क में क्या होता है? तो स्मार्ट वर्क करना है इसको और 1 इलेक्ट्रॉन जाने देना है। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने देगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बाहर आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है शेल, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये शेल चली जाएगी।
ठीक है। अब जब ये शेल चली गई तो अब देखो इसके पीछे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं हम लोग कि कैसे भी करके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो अब कैसे होगा कि Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, तो 281 से आ गया उसके पास 28। ओके, तो ये इनर्ट की तरह बिहेव करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने कहा कि इसके बीच में कबाब में हड्डी जो है वो ग्रुप 18 है, 17 के साथ इसका मेल मिलाप होना चाहिए। अगर हम 17 ग्रुप में क्लोरीन को ले लेते हैं तो Z इज इक्वल टू 17, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 287। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फायदे का सौदा क्या है, वो एक ले ले वो फायदे का सौदा, या 7 गवा दे वो फायदे का सौदा है। सीधी सी बात है ना। ठीक है, जैसा हमारे लिए पैसे हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 थोड़ी वेस्ट करेगा, एक ले ही लेगा। ओके, तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब जिससे भी लेगा तो उससे बिना दोस्ती किए तो नहीं हो सकता ना। अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपने किसी पैसे मांगे तो आप उसी से मांगोगे जिसके साथ आपकी दोस्ती होगी, रिश्ता होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, एवं कोई राह चलते वाले को तो बोलोगे नहीं, मैं तो पैसे दे दे। ठीक है, तो रिश्ता कायम करना है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो रिश्ता कायम करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या बोलेगा, भाई चल तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो मेरे पास 287 की जगह, ठीक है, 288 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं बन जाऊंगा एनायन। ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर है। तो जब मैं एनायन बन जाऊंगा और तुम कैटायन बन जाओगे तो हम लोग आपस में मिलके कंपाउंड बन जाएंगे ताकि हम स्टेबल हो जाए, क्योंकि ऊपर चार्ज है ना, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है तो क्या होगा ना कि फुदकने लगेगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन फुदकने लगता है, एलिमेंट क्या करे क्या करे क्या करे, अंदर ऐसे झुंझुनी आ जाती है उनके अंदर। तो उनको ठहराव चाहिए ज़िंदगी में। तो ठहराव कैसे आएगा उनका, जब वो आपस में मिल जाएंगे। तो Na जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा। अब Na जब Cl के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड आएगा और अपन क्या बोलेंगे, NaCl। अब आपके घर पे नमक मिलता ही है, कैसा है, ठहराव है ना। ठहराव मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसका जो फॉर्म होता है वो एज इट इज़ रहता है, कहीं पे कुछ बदलाव नहीं होता। सीधी सी बात है, दैट इज़ कंसिडर एज ए स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बताई किसने, कौशल जी ने बताई। अब कुछ पॉइंट्स को फटाफट से मैं रिवाइज करवा लेती हूँ ताकि आपको आयोनिक का फॉर्म समझ में आ जाए। सो बेटा, कौशल जी हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान दिलवा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रहेंगे वो रहेंगे ग्रुप 1 के, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे ग्रुप 17 के। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है काम, इन दोनों का काम है कि वो स्टेबिलिटी उनको अटेंड करनी है, लाइक किसकी तरह, लाइक नोबल गैसेस की तरह। ठीक है, उनकी तरह उनको अपनी ज़िंदगी चाहिए। अब इन दोनों को सेपरेट करने का वाला जो ग्रुप 18 है, ठीक है, वो इनको सेपरेट कर रहा है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जब उनको फॉर्म करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी तो जो ग्रुप 1 वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ग्रुप 17 जो है वो बन जाएगा नेगेटिव आयन, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके बीच में एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन होनी है। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जो इनको बांध के रखेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रो क्यों, इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन की वजह चार्ज आया, स्टैटिक मतलब कि वो अपनी जगह पर है। ठीक है, स्टेशनरी रहते हैं, जब घूमते घूमते नहीं, एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं। और जो फोर्स होता है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस फोर्स की वजह से वो, जैसे सोडियम है ये और ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो बंधे रहेंगे वो इस फोर्स के बंधे रहेंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको
अप्लाई हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को अपना लेंगे। ऑक्टेट रूल इसका मतलब पीछे 8 होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम लोग अहबाव के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर बोले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, NH2N NP6, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग सोडियम की, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ओके, क्लियर हुआ, सॉरी 1s2 2s2 4 2p6 10 3s1। इसको हम लोग कहते हैं नियोन। अब नियोन क्या है, ग्रुप 18 है, ठीक है, और 3s1 यहाँ पे आया। अब आप खुद बताओ कि नियोन को नियोन वाली स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गंवाना पड़ जाएगा सोडियम को, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की, तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ओके 4 एंड देन 10 प्लस 2 12 और कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 17 चाहिए, तो 3p5, ओके। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गवा देगा, लूज कर लेगा, तो आया 2s2 2p6, ये वाला फॉर्म आ गया जिसको हम लोग 6 + 2 8 बोलेंगे। और जब ये गेन कर लेगा तो 3s2 तो है ही, यहाँ पे 3p5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आया NS2 और NS2 और NP6 फॉर्म आया। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रूल होता है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो NS2 NP6 वाला चाहिए। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें कौशल जी ने बताए थे। डन, इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे लुईस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, लुईस की, क्योंकि हम लोगों ने मेन कोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करना है, विच इज़ द डिल्बर्ट लुईस जी ने। ना बच्चों, अभी हम देखेंगे लुईस अप्रोच टूवर्ड्स ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का अप्रोच में लुईस ने किस तरीके से हमें बताया था। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि लुईस जी जो है उन्होंने हमें बताया था कि भाई यहाँ पर जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिया, ठीक है, लेके चले जाओ अपने घर से, उसको रफा दफा कर दिया, और क्लोरीन ने उसको अपने घर पे पनाह दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे शेयरिंग ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगा। कोई किसी को निकालेगा नहीं, ठीक है, मिल बांट के उसका यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिकली इनका अप्रोच क्या था, इनका अप्रोच ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या था कि भाई अगर हम लोग एक क्यूब ले लें, ठीक है, जैसे कि मैं आप एक ड्रॉ कर लूँ, एक हम लोग क्यूब ले लेते हैं, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया एक। अब उन्होंने कहा कि जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो क्यूब है ना, उनके 8 कॉर्नर्स पे अपनी जगह बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी का ही बताया। तो क्या बताया कि भाई ये सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट मतलब याद करना बाहर वाला, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे 2 8 1 कह रहे थे, तो ये हो गया इसका आउटर मोस्ट। तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग क्यूब बनाएंगे, सोडियम में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, समझो कि ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, तो क्लोरीन में क्या था 2 8 7, तो बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे दे देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर लिया, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया। इतना क्लियर, ठीक है। ये जो क्यूब वाला फॉर्म है, से पूरा का पूरा फिर क्लोरीन के अंदर आ जाएगा। एक इमेजिनेशन है, बट चलो ये तो हम समझ गए कि पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, समझो कि हम बात करते हैं Cl2 गैस की, क्लोरीन। अब क्लोरीन में हमें पता है कि 2 8 7, पीछे की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। यहाँ दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा 2 8 7,
मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी नहीं दे पाएगा, ये वाला क्लोरीन ऊपर वाले क्लोरीन को नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, और ना ही ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाले को दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कमी तो दोनों के पास है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास है नहीं तो हम किसी को और क्या देंगे। ओके, तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं यही क्यूब को ले लूँ तो शेयरिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो आइए देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक आप यूँ समझो ये क्यूब है हमारा एक, देखो बेटा अब ये एक क्लोरीन है, ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन है। तो अब ये क्या हो जाएगा ना, ये वाला जो क्लोरीन है वो दूसरे उसके साथ सेट ऐसे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये आपस में इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, समझ के लोग ज्वाइन हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन के पास, ये वाले क्लोरीन के पास 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये 7 इसके पास हुआ। ओके, दूसरे के पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, अब ये जो होगा ये वाला, ये 6 इसका, ठीक है, और ये 7 यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्वाइन हो गया, मतलब कि उन्होंने बस एक अजम्पशन दिया था कि 2 क्यूब ऐसे आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने बताया। अब बेसिकली देखो, हर बार हम लोग क्यूब तो बनाने बैठेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक सिंपल फॉर्म में दे देता हूँ आपको, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अभी भी केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम कहते हैं लुईस सिंबल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, लुईस सिंबल। और लुईस सिंबल, तो उन्होंने कहा कि आप ना जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो ना उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। भाई कैसे डॉट से रिप्रेजेंट करें, तो जैसे आपने कहा कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन में आप कह रहे हो कि 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 7 होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना, 1 2, दो का पेयर करना, 1 2 3 4 5 6। अब एक की कमी है तो यहाँ पे 7 हो गए, दूसरा वाला इसके पास आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझो मैग्नीशियम की, तो Z = 12, तो क्या हो जाएगा, 2 8 2। तो उसने बोला कि मैग्नीशियम का सिंबल लिख के आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बता देना। तो इस तरीके से तो आपको हर बार क्यूब ड्रॉ करने का कोई मगजमारी रहेगी नहीं, और हर बार आप उसको ज्वाइन करके बताओगे नहीं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ही गेव अस, एंड दिस सिम्बल्स आर नोन एज द लुईस सिंबल। आपने देखा होगा अभी तक कि आपने स्टडी की होगी केमिस्ट्री में, उसमें हम काफ़ी टीचर्स जो है वो इसका यूज़ करते हैं, इस तरीके से ही एक्चुअली समझाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक नियॉन की, तो नियॉन का नंबर होता है 10, तो 2, 8। ठीक है, तो नियॉन, अब बेसिकली बाहर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख सकते हो कि नियॉन के पास कोई भी खाली जगह है ही नहीं, तो इसके लिए वो स्टेबल है। ठीक है, वो ना गेन करेगा ना लूज करेगा। एक और हम लोग ले लें, जैसे कि बात करते हैं हम लिथियम की, तो लिथियम का होता है नंबर 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2, 1। तो लिथियम के यहाँ पे हम लोग 1 डॉट लगा देंगे। याद करना, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है हमें, क्योंकि इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो स्टेबल है। ठीक है, वो स्टेबल है, तो इसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा कि शेयरिंग हो रहा है या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और किन के साथ हो रहा है वो उसके बाद पता चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वो भी उसके बाद पता चलेगा। तो दीज आर द लुईस सिंबल्स। तो देखो, अब आपको बेसिकली 9 10 के हिसाब से आपको 20 25 30 जितने तो स्कूल में लर्न करवा ही लेते हैं, तो वो आपको क्लियर है ही। आगे जो जो होता जाएगा वो हम आपको समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लुईस सिंबल और लुईस का जो फंडा था कोवेलेंट बॉन्डिंग का, कि शेयरिंग किसको बोलते हो, यहाँ से क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब देखो शेयरिंग करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन की शेयरिंग करनी है, तो क्लोरीन का आगे क्या कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, और ये उसका क्लोरीन का 7वां। और दूसरा क्लोरीन आप ले लो, तो अगेन 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बीच में रख देंगे और इस तरीके से एक फोर्स क्रिएट कर लेंगे। तो देखो, जो व्हाइट वाला क्लोरीन है उसके पास 7 ऑलरेडी थे, और एक पिंक वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8 मिला के हो गए। और दूसरा अगर मैं देखूं, तो मैं येलो वाले से एक और बाउंड्री बना रही हूँ पिंक वाले क्लोरीन के लिए, तो उसके लिए कितने हो गए, 7। तो बेसिकली
कितने हो गए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू 1 बॉन्ड, ठीक है, याद कर लेना। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने बॉन्ड देंगे, 1 बॉन्ड देंगे। तो इसके लिए क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटेंड होता है। बॉन्डिंग मल्टीपल भी है, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, ये वाली बॉन्डिंग भी है। जैसे हम बात कर ले यहाँ पर, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये सेम एलिमेंट्स के साथ भी है और डिफर एलिमेंट्स के साथ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन है, सॉरी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास नंबर कितना उसका होता है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,6, ठीक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको 1s2 2s2 फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो अगर इसमें 1s2 2s लिखूँ तो 1s2 2s2 कितने हैं 8 है ना, तो 2p कितना हो जाएगा 4। अब कितने चाहिए, बेसिकली p के पास 6 होने चाहिए, तो कितने की कमी है, 2 की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4, जितने चाहिए उतने शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने चाहिए उतने शेयर करेंगे। यहाँ पर 4 हैं, हमें 6 चाहिए, तो 2 की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन की, तो 1 2 3 4, ये भी कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और इस तरीके से इनका बॉन्डिंग जो है वो सेट हो जाएगा। ये हुआ एक, तो जो ग्रीन वाले के पास 6 खुद के हैं ग्रीन कलर और 2 पिंक कलर के आ गए, तो हो गए 8। और अगर बात करते हैं हम लोग पिंक वाले में, ठीक है, डन। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इसके लिए बॉन्डिंग में कितनी आ गई, 2 मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के 2, दूसरे के 2, ऐसे मिला के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसका मतलब कि 2 बॉन्ड आए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 बॉन्ड्स। एक और केस ले अगर हम इसके अंदर, तो जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 गैस। अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 7, तो 2,5, या तो फिर आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p, कितना चाहिए 3, ठीक है ना, 3 4 5 6 7। अब बेसिकली p में चाहिए कितने, अपने को 6 चाहिए, और हैं कितने 3, तो 3 की कमी हुई यहाँ पे, ठीक है, 3 की कमी हुई, तो वो कितने की कमी है 3 की, तो इलेक्ट्रॉन में कितने शेयर करेगा, 3 शेयर करेगा। मैं रिपीट करती हूँ, जितने की कमी महसूस हो रही है शेयरिंग भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, ठीक है। तो कैसे करेगा, 1 2 3 शेयर करेगा, तभी तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास 1 2 3, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। सो ये 6 और 2 8 हो गए यहाँ पे मिलाकर। और दूसरा देखो आप, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो बॉन्ड कितने बने, 3 बॉन्ड बने। ओके, तो इसका मतलब कि कोवेलेंट हमारे पास सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद होता है, जिसको हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, चलो ये तो इजी था। बट अब जैसे हम बात करें, हम जैसे बात करें कि भाई CO3 2 माइनस, ओके, NH4 प्लस, NH3, ये भी सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक, कंपाउंड्स हैं, या पॉलीएटॉमिक आयंस कह दो। तो ये कैसे शेयर करते हैं, अब इसमें भाई 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो कैसे अरेंज होगा, कैसे हम लोग कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, भाई साइड में 3 ऑक्सीजन आना चाहिए, हो सकता है बीच में ऑक्सीजन हो और फिर कार्बन हो, इस तरीके से ऐसे ऊपर करके। तो ये सेंटर पे कौन सा रहेगा, ठीक है, कौन सा साइड में जाएगा, किसके साथ बॉन्डिंग होगी, ये हम लोगों को लुईस ने बहुत अच्छे से समझाया था। इस चीज़ को मैं कवर अप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, याद करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कनेक्ट करूँगी तो मैं, क्योंकि इसमें जो रूल्स बताने हैं, सेंट्रल में कौन सा एटम होना चाहिए, किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर हमें देखना है कि लुईस ने कहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड बताया था, कैसे बताया था, वो पूरा हम लोगों को देखना है। दैट इज़ कंसिडर एज ए लुईस स्ट्रक्चर। और आपको एग्जाम में आता भी है कि भाई आपके पास CO है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, CO है या CO2 है, तो इसका स्ट्रक्चर बताओ बेस्ड ऑन द लुईस कॉन्फ़िगरेशन या लुईस फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, तो कहाँ पे और कैसे रखना है
वो मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जैसे मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया कुछ पॉइंट्स को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेन कंटेंट जो यहाँ पे आएगा, जैसे आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल के बेसिस पे जो थियरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा if you find the video worthy। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।